फ्रेंड्स, दिस इज केवी सिंह फ्रॉम प्रताप कैंपस लालगंज। और प्रीवियस चैप्टर में मैंने जो आपसे चर्चा की थी प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन का ही आगे टॉपिक बढ़ा लिया जाएगा आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखिएगा। आपको मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी, तो ये दिमाग में रखिएगा कि किसी भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने प्रीवियस टॉपिक में यही बताया था प्रोनाउन के कि जितनी भी मेन वर्ब है और कोई भी प्रपोजिशन होता है, इसके बाद जब भी किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करते हो तो आपको उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है। क्लियर है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो एक प्रकार आपका होता है, इसको हम लोग बी के अंतर्गत रखते हैं। मीन्स इज, एंड, आर या वॉज या वर, ये आपके जितने भी आते हैं, आई मीन आफ्टर इज, एंड, आर, वॉज, वर, यदि आपका कोई भी प्रोनाउन आता है तो इन वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस माना जाएगा? नॉमिनेटिव केस। अर्थात प्रोनाउन को किस केस में लिखेंगे आप? नॉमिनेटिव केस में लिखिएगा। ये आपका होता है। अब वो प्रैक्टिकली हम लोग जब स्पीक करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इट्स मी लिख दिया जाता है, जो कि ग्रामेटिकली कैसा है, वो इनकरेक्ट है। इसलिए इट्स आई या इट इज़ आई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखेगा, जैसे मैं कह दूँ इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, ये लिखा हुआ। तो इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये आपका सही है। और इट्स को आप, इट इज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक तरीका ये भी है इसको लिखने का, मॉडर्न तरीका। तो फिलहाल इट इज आई या इट्स आई दोनों सही हैं, लेकिन जो आपके एरर आते हैं कॉमन में, तो इसके लिए जनरली हम लोग जैसे लिखते हैं इट्स मी या इट इज मी, ये ग्रामेटिकली कैसा है? रॉन्ग है आपका। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आफ्टर इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको एम मान लीजिएगा। आफ्टर इज, एम, आर, वॉज, वर, इफ प्रोनाउन कम्स इट शुड बी यूज्ड इन द इन ऑब्जेक्टिव केस ओनली। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो कल चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा और रूल्स देखिएगा। इसके बाद आप देखिए, जब दो प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउंस से रिलेटेड इसमें स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर कह लीजिए, उसमें अक्सर आता है। जब दो प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन हो और देन का यूज़ होती है चेन वाला, तो दोनों प्रोनाउंस सेम केस में होने चाहिए, अर्थात या तो नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में। ये थोड़े से नोटिस करिएगा कि दोनों प्रोनाउंस का केस सेम होना चाहिए, आइदर इन नॉमिनेटिव और इन ऑब्जेक्टिव केस। बशर्ते कंजंक्शन क्या आना चाहिए आपका? देन आना चाहिए। देन नहीं आता है तो फिर अलग कंडीशन हो जाती है। अब आप यहाँ से देखिएगा, तो जैसे ये लिखा हुआ कि ही इज बेटर देन, अब यहाँ पर आई लिखा जाए या मी लिखा जाए, समझिएगा इसको। तो ही इज बेटर देन आई या मी, इसमें से हमें एक को पिक करना है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पर? तो मैंने कहा कि जब दो प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होती है, इनमें से कोई एक आना है, और फर्स्ट आपका लिखा हुआ ही। व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोनाउंस, बोथ द प्रोनाउंस शुड बी इन द सेम केस। अब सेम केस की बात कहूँ तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, बल्कि इसको फॉलो करेगा ये वाला। आई मीन जो फर्स्ट वाला प्रोनाउन है, ये जिस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये किस केस में है? आपका नॉमिनेटिव। इसके अकॉर्डिंग आपका ये आना चाहिए, बशर्ते देन आना चाहिए सेंटेंस में। तो यहाँ पर मी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? आई। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा, ही इज बेटर देन आई, ना कि मी। तो मैंने कहा कि देन का यूज है, देन का यूज ना हो भाई देखो, तो फिर दोनों प्रोनाउंस सेम केस में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक इसी तरीके से आपका एक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और समझिएगा, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाय द वे कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में जिसमें देन का यूज करा गया है, और उसके पहले आपके दो प्रोनाउंस आ जाए, दो प्रोनाउन आ जाए किसके पहले? देन के पहले, तो फिर देन के बाद आने वाला
देन के बाद आने वाला प्रोनाउन आपका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में हो सकता है। ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे मैं कह दूं शी रिगार्ड्स यू मोर देन आई या देन मी। अब आप दोनों में देखिएगा किसको आना चाहिए। तो सॉरी, मैंने कहा कि देन का यूज हो और देन के पहले आपके कितने प्रोनाउन हो, संख्या उनकी। ये सेकंड प्रोनाउन हो गया आपका, एक फर्स्ट प्रोनाउन ये हो गया। तो देन के पहले यदि दो प्रोनाउंस का यूज है तो देन के बाद आने वाला प्रोनाउन चूंकि इसी के अकॉर्डिंग आता है, तो आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में हो सकता है। दो प्रकार की कंपैरिजन है, बहुत लिखा हुआ। तो अब जैसे आप देखोगे तो कह दिया जाए यहाँ पर कि शी रिगार्ड्स यू मोर, इसका मतलब है यदि मैं दो प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन, यदि एक कंपैरिजन इसकी मान लूंगा यू और बाकी इसमें से कौन किसको आना है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वह आपको ज़्यादा सम्मान करती है बजाय मेरे। यदि इस वाले प्रोनाउन की कंपैरिजन करते हैं तो ये सम्मान करने वाला ये पर्सन हुआ और किसका रिस्पेक्ट कर रहा है, यू और इनमें से जो आएगा। तो यहाँ पर यदि यू और इसमें से कंपैरिजन करनी है, यदि ये कंपैरिजन करने वाला होगा, ये नोटिस करिएगा, यदि ये बंदा या ये गर्ल जो लिखा है सी, ये कंपैरिजन करती है किसमें, यू और इसमें, तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये किस केस में, इसमें ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद किसी मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो वह आपका सम्मान करती है किसकी अपेक्षा, बजाय मेरे। तो यदि दो प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन हो रही है तो यहाँ पर ये किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, मी। अर्थात इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि दो प्रोनाउंस आपके देन के पहले आए हैं, तो दो तरीके से इसमें सेंटेंस में कंपैरिजन होती है और दोनों तरीकों में नॉमिनेटिव केस में भी आ सकता है बाद वाला प्रोनाउन देन के, और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। देखिएगा इसको, सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिख दूं, शी रिगार्ड्स यू मोर देन मी। यदि आपने इतना समझा है तो कंपैरिजन इसके बीच हो रही है, और ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। इसी के अकॉर्डिंग आपका ये भी किस केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अर्थात वह है आपका ज़्यादा सम्मान करती है बजाय मेरे। तो एक इसका तरीका ये है। और इसी सेंटेंस को यदि मैं ऐसा कर दूं, दो सेंटेंस के बीच कंपैरिजन कर दिया जाए, एक इसमें और इसके साथ एक सेंटेंस और छुपा हुआ है, समझिएगा इसको। मैं कह दूं कि वह आपका ज़्यादा सम्मान करती है बजाय कितना, जितना कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से होता है, तब फिर आपका आई आ जाएगा। अर्थात इसका एक सेंटेंस, इसका एक सेंस ये निकल रहा है यदि इसका, और इस ये पूरा सेंटेंस ही कंपैरिजन करता है। अभी तक सिर्फ इसमें कंपैरिजन हुआ था तो मी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि शी रिगार्ड्स यू मोर देन आई रिगार्ड यू। ये समझ लीजिए एक सेंस इसका ये है, शी रिगार्ड्स यू मोर देन आई रिगार्ड यू। तो यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच यदि कंपैरिजन आ रही है तो यहाँ पर आपका आई है। बाय द वे इतना नहीं भी लिखना है तो देन, यदि आप सिर्फ इतना ही लिख दें देन आई, शी रिगार्ड्स यू मोर देन आई, तो आई का मतलब ये छुपा हुआ है। क्लियर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि देन के पहले दो प्रोनाउंस आते हैं तो बाद में देन के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में हो सकता है। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख भी सकते हो। क्लियर है ये सब चीज। चलिए अब आप देखिएगा, अगले प्रोनाउन की बात करूंगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब आपसे कह लीजिए व्युत्क्रम भी होता है, उल्टा भी होता है, म्यूचुअल भी इसको बोलते हैं।
एक दूसरे का। तो ये आपका दो प्रकार का होता है देखा जाए तो, ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर, तो ये आपके दो टाइप्स होते हैं इसके, ईच अदर और वन एंड अदर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अब इसमें दो लोगों के आपसी संबंध को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ईच अदर दो चीज़ों के लिए सॉरी ईच अदर दो चीज़ों के लिए होता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है। बस एक एक लाइन में ही आपका पूरा रूल हो जाता है। अर्थात ईच अदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलूँ तो लिविंग और नॉन लिविंग बोथ, एंड वन एंड अदर इज यूज्ड मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। तो आपका आपसी संबंध अर्थात एक दूसरे के, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको याद रखना कि दो से अधिक के लिए वन अनदर और सिंगल के लिए ईच अदर। तो देखिएगा, जैसे मैं कह दूँ कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये लिखा है वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका वी का मतलब क्या है, यहाँ पर माना कि दो जेंडर मान लीजिएगा, एक कपल है वो इस सेंटेंस बोल रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, अर्थात यहाँ से आपका जो ईच अदर लिखा हुआ तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, टू। तो इस तरीके से आपका है। और यहाँ पर आप यदि वन एनदर लिखते तो कैसा हो जाता है, एरर हो जाता है, क्योंकि जो सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है अर्थात हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो इस तरीके से आपका इसका अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ पर वी का मतलब टू है और ये सारी चीज़ लिखा हुआ क्लियर है। और दूसरा लिख दें, द फाइव ब्रदर्स हेट वन अनदर, ये लिखा है। पांच भाई हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी, फाइव। तो यहाँ पर ईच अदर लिखते तो एरर हो जाती है, यहाँ पर क्या लिख दिया, वन अनदर, क्योंकि दो से अधिक के लिए क्या होता है आपका, टू प्लस के लिए आपका वन अनदर होता है। इसलिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है। अब इसी के आगे और बढ़ाते हैं, अगला प्रोनाउन देखते हैं हम लोग। अब अगले प्रोनाउन की बात करूँ तो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो परिचय डिवाइड करने वाला अर्थात डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो वर्ड होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक चीज़ों को बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, वही सारे वर्ड्स आपके प्रोनाउन में। तो देखा जाए तो जैसे आपका ईच हो गया, आइदर भी बोलते हैं, इधर भी कह सकते हो, नीदर या नाइदर भी कह सकते हो आप। और एक वर्ड आपका ईच एंड एवरी भी वर्ड होता है, ये भी एक नाउन होता है। और नन शब्द भी होता है एक वर्ड। ये इतने प्रकार किसके हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। तो सिंपल सा है, इसका लॉजिक यही है कि इनका कितनी चीज़ों को डिवाइड करने के लिए यूज़ करा जाता है, बंटवारा करने के लिए, तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो ईच का यूज़ दो या दो से अधिक, अर्थात ईच इज यूज्ड टू और मोर देन टू थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए। ईदर और नीदर ये दोनों का इस्तेमाल सिर्फ दो चीज़ों के लिए होता है, बांटने के लिए, दो चीज़ों के लिए। और आपका इसके अलावा ईच एंड एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए कह लीजिए, और नन का भी मतलब दो से अधिक के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये है आपका, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये नेगेटिव वर्ड है और आपका ये नेगेटिव वर्ड है। तो ठीक है, तो ये आपको नोटिस करना है कि इनका यूज़ कितनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल बन जाएंगे, आसान है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे मैं कह दूँ ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट,
एक एग्जाम्पल ये और लिख दे रहा हूँ मैं, नन ऑफ द आर्म्स इज इंजर्ड। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने इसी को दे रखा है। और एसएससी के इसी साल 16 या 15 की बात बता रहा हूँ, उस समय एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के रूप में आप समझ सकते थे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है कि ईच ऑफ देम इज इंजर्ड। अब ईच का यूज मैंने कहा 2 या 2 से अधिक के लिए, तो देन यहाँ पर जो देन लिखा हुआ तो इनकी संख्या इस पर डिपेंड करती है कितनी है। तो ईच का यूज 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। तो आप इसको देन का मतलब है कि इसमें इन लोगों की संख्या 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है, अर्थात उनमें से। और ऑफ का मतलब होता है में से, ऑफ का मतलब काफी के भी होता है। बट यहाँ पर कैसा, उनमें से प्रत्येक, कैसा ईमानदार है। तो यहाँ पर इनकी संख्या 2 भी हो सकती है या 2+ भी हो सकती है। तो क्योंकि 2 का ईच का यूज 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ देखिएगा उन्होंने लिखा कि नन ऑफ द आर्म्स इज इंजर्ड। मान लीजिए ऐसा मैंने ऑब्लिक कर दिया, ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब आपको इसमें से कॉमन एरर देखनी है कि किस पार्ट में आपकी ग्रामेटिकली जो एरर है वो फाइंड आउट करनी है आपको, किस में पाई जा रही है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। तो भुजाओं के हिसाब से अब 2 के लिए आपका नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका नन नहीं आएगा। नन का इस्तेमाल तो मैंने बताया था कि 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पर आपकी एरर ये है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो 2 चीज़ों को बताने वाला कौन सा वर्ड हो जाएगा, इसके स्थान पर आपको नीदर या नाइदर दोनों कह सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, ये आना चाहिए था। नीदर ऑफ द आर्म्स इज इंजर्ड, अर्थात भुजाओं में से कोई भी घायल नहीं है। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि भुजाएं 2 ही हैं, तो नेगेटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, नीदर। तो ये ऐसी इस तरीके से एरर आती है। ये समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना इसके लिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में 2 से अधिक के लिए होता है, तो आप नेगेटिव में होता है तो नन, और पॉजिटिव में होता है तो ईच भी लगा सकते हो, या 2 से अधिक के लिए ईच एंड एवरी। क्लियर है। अब आपका अगला एक नेक्स्ट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूंगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपका जो वर्ड होते हैं, हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, अर्थात कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो संबंध बताने का काम करता है, अर्थात कितने लोगों के लिए संबंध का काम ये करता है, और कितने लोगों का, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, उनका रिलेशन कितनी चीज़ों से बना है। तो वो चीज़ें आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सारी चीज़ें हैं। वो सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। यहाँ संख्या से मतलब नहीं है, बल्कि कैसा है, संबंध है। तो वो संबंध बताने वाले वर्ड्स आपके लिविंग या नॉन लिविंग कैसे हैं, उन्हीं के हिसाब से बना हुआ है। तो पहले आप समझ लीजिए इसी को। हु, हालांकि देखा जाए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का मतलब होता है जो, यहाँ पर कौन नहीं होगा। यदि रिलेटिव प्रोनाउन होता, इंटरोगेटिव वर्ड हो जाता तो यहाँ पर, या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता तो क्या हो जाता, हु हो जाता, अर्थात कौन हो जाता उसका अर्थ। तो यहाँ पर आपका मतलब जो हो जाएगा, इनका अर्थ इन तीनों वर्ड्स का, अर्थात जो, और ये किसी न किसी चीज़ को जोड़ने का काम करेगा, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है। तो ये जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, अर्थात जितने भी मानव प्राणी हैं आपके, उनके लिए क्या होता है, हु। मतलब जितने भी इंसान हैं उनको जोड़ने के लिए आप हु का इस्तेमाल करिएगा। और चाहे पशु पक्षी हो, चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हो, उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ये विच आ जाएगा आपका। और बर्ड्स भी कर सकते हो आप, बर्ड्स हो जाएंगे या एनिमल्स हो जाएंगे। मतलब निर्जीव चीज़ें हों, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स हो, और चाहे आपकी
चाहे वर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनको सबको आप जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, आप विच का इस्तेमाल करोगे। और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है दैट, दैट का यूज आप किस में करोगे, दैट का यूज हु और विच के स्थान पर। अर्थात कहने का मेरा मतलब है दैट इज यूज फॉर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग का मतलब बर्ड्स और एनिमल्स को भी इसी में उन्होंने शामिल किया था। तो आप कुल मिलाकर के इन प्लेस ऑफ हु एंड विच दैट वर्ड दैट मे बी यूज्ड, ये आपका हो गया। और ये तीनों वर्ड्स किस केस में होंगे, आपके नॉमिनेटिव केस में। क्लियर है। इसके अलावा आपका जो लिखा है whom, whom जिससे या जिससे होता है या जिसको भी होता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये तीनों वर्ड आपके जो लिखे हुए हैं ये नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर। अर्थात सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, अर्थात इसके बाद जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ये दिमाग में रखना है। और हुज लिखा है या ऑफ विच, ये पजेसिव केस में है। तो ये तीनों नॉमिनेटिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में और ये पजेसिव केस में है। एक्चुअल में है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इनके भी अंदरूनी जो आपके केसेस हैं वो है। हुज का यूज आजकल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए होता है, हुज का। और जिसका मतलब जिसका, जिससे या जिसकी, इस तरीके से। और ऑफ विच का स्पेशली नॉन लिविंग चीज़ों के लिए होता है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तु होती है, उनका संबंध किसी से जोड़ा जाता है तो क्या लगाइएगा, ऑफ विच। और हुज आपका लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए काम करता है। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। और इनका यूज नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ये फिर पजेसिव केस में आपको होता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में फिट करना है इतना। अब एग्जाम्पल के थ्रू बता देगा। देखिए जैसे मैं कह दूँ द बॉय हु केम, the boy who came here, the boy who came here was my friend, ये लिखा है। अब इसका संबंध किससे बना हुआ है, बॉय से। और बॉय क्या है, इंसान है, पर्सन है, लिविंग तो है ही, इसके अलावा क्या है, ह्यूमन बीइंग है। इसलिए आपका द बॉय हु केम हियर, आप हु के स्थान पर चाहो तो आप दैट भी लगा सकते थे, लेकिन यदि यहाँ पर आप विच को यूज करते तो कैसा हो जाता है, रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज या कोई पशु पक्षी का नाम नहीं है, लड़का है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हु या दैट लगा सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा, बट ये कैसा हो जाएगा, क्लियर है। द बॉय हु केम हियर वाज माय फ्रेंड, जो लड़का यहाँ आया वो मेरा मित्र था। तो इस तरीके से आपका ये शब्द बताता है। क्लियर है। नॉन लिविंग चीज की बात करूँ मैं, द पेन which is on the table is mine, पेन जो मेज पर है वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा द पेन विच इज ऑन द टेबल, तो पेन के लिए क्या आया, विच आ गया। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग चीज है। यहाँ पर चूंकि हु और विच के लिए कॉमन क्या होता है, दैट होता है, तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ पर विच के स्थान पर आप दैट भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यदि आप हु लगाते तो कैसी हो जाती है, यहाँ पे एरर मान ली जाती है। क्लियर है। ये सारी चीजें तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हाँ, एक चीज और बता दूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन में एक आपका वॉट भी होता है, ये भी क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी होता है, उसमें मैंने लिखा नहीं था। रिलेटिव प्रोनाउन में आपका वॉट भी होता है। अब वॉट का यूज कहाँ करते हो, जब वॉट का यूज आप जिस वर्ड के पहले करते हो वो जनरली वहाँ पर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, अर्थात कुछ ना कुछ और लिखा रहता है। इसलिए अर्थात कहने का मतलब वॉट का यूज हमेशा जब भी करते हैं तो उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, बल्कि ज़्यादातर एक सेंटेंस अर्थात उसमें वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें। तो इस तरीके से आपका चलता है वॉट। अर्थात वॉट एक सरल शब्दों में कहूँ तो वॉट वर्ड और इज यूज्ड विदाउट एनी एंटीसीडेंट, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं इसी का एग्जांपल दे दूँ, जैसे आई डोंट नो। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया नाउन या प्रोनाउन के रूप में, तो आई डोंट नो यू लिख देता तो ऑब्जेक्ट होता वो, बट
बट आई डोंट नो वॉट यू से। तो यहाँ पर आपने वॉट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो वॉट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया, अर्थात वॉट वर्ड के पहले वर्ब भले ही आए लेकिन आपका नाउन प्रोनाउन नहीं आता, अर्थात वॉट शब्द का यूज विदाउट एंटीसेडेंट के होता है। एंटीसेडेंट का मतलब होता है, एक वर्ड में लिख दूँ, एंटीसेडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, अर्थात पहले आया हुआ शब्द, जो वर्ड पहले आता है पूर्ववर्ती होता है। और वर्ड के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, बल्कि एक सेंटेंस का हिस्सा आता है, अर्थात वो वर्ब होती है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका है। और हु विच दैट के पहले जो भी एंटीसेडेंट आता है, वो चाहे आपका लिविंग नॉन लिविंग जो भी होता है, जैसा रूल बताया मैंने, तो उस नाउन के अकॉर्डिंग ही हु विच दैट के बाद जो वर्ब आती है उस एंटीसेडेंट के नंबर पर डिपेंड करती है। नंबर बोलूँ तो सिंगलर या प्लूरल, अर्थात जैसे द बॉय लिखा था तो द बॉय लिखा था, तो यहाँ पर बॉय सिंगलर था, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। हालांकि उसमें मैंने पास्ट टेंस लिखा था, तो उसमें तो सेकंड फॉर्म होती है, चाहे सिंगलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। क्लियर है? तो ये है आपका। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में अब कुछ ऐसे वर्ड्स में जो लिखने जा रहा हूँ, यदि उनका यूज़ होता है तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज़ करना है, ना कि हु या विच का। अर्थात भले ही वो ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ कि ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स वर्ड हु इज़ यूज्ड, और विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग और पशु पक्षी जो भी होते हैं, वर्ड्स या एनिमल्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हो। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यदि सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो उसमें आपको, चूंकि हु विच के स्थान पर आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, रिलेटिव दैट आ जाता है। तो दैट वैसे ही कॉमन आपका होता है, इसलिए कुछ वर्ड्स के आने की वजह से रिलेटिव प्रोनाउन आप हु विच का इस्तेमाल ना कीजिएगा, भले इंसान लिखा हो या नॉन लिविंग चीज़ लिखी हो, आपको दैट का ही इस्तेमाल करना है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में स्ट्राइक करता है क्वेश्चन। देखिएगा आप, जब किसी सेंटेंस में आपका ओनली लिखा हो, ओनली लिखा हो, किसी सेंटेंस में ओनली, अलोन, नन, नो वन, नो वन, नथिंग, नथिंग लिखा है, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरीके के वर्ड्स, नो बडी भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में आते हैं तो आपको कुल मिलाकर के उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो इन वर्ड्स की वजह से क्या करेंगे आप, सिर्फ दैट का इस्तेमाल करेगा, हु विच नहीं लगाना। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ये बता दे रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ, ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। अब एक चीज यहाँ नोटिस और करनी है, जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे, इन सारे वर्ड्स का यूज एवरीथिंग के सेंस में होता है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एवरीथिंग का मतलब है, भले वो पॉजिटिव वर्ड है लेकिन इनका मतलब चाहे नेगेटिव में जो हो, अर्थात जितने ये वर्ड्स आते हैं जिनके लिए आए हैं वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। और एवरीथिंग के सेंस में यदि ये वर्ड्स होते हैं तो ये मानिए कि वो सारे वर्ड्स कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो आप, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैंने बोला था कि यहाँ पर आप ऑल की पता नहीं चल रहा है कि ये सजी या रिजू के लिए आया है, ऐसा सेंस है, और पता भी चल जाता तो ऑल शब्द आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा, हु विच लगाते तो रॉन्ग हो जाता। और मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट या हु विच जो भी आता है तो उसके पहले जो भी वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती वर्ड, और इसका जैसा नंबर होगा, आई मीन सिंगुलर या प्लूरल होगा, इसी पर डिपेंड करती है ये वाली आने वाली वर्ड। तो यहाँ पर आप वर्ब में ऐसे एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ऑल को हमने क्या माना है, एवरीथिंग के सेंस में, और एवरीथिंग से कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर इसको हमने, क्योंकि ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस कैसा है, ये सिंगुलर में है आपका।
जब एंटीसीडेंट का नंबर सिंगुलर या प्लूरल होगा उसी का अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स, अर्थात ऑल का मतलब एवरीथिंग, अर्थात प्रत्येक चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, गोल्ड नहीं हुआ करता। तो ये थोड़ा सा नोटिस करना है कि आपको इस सारे वर्ड्स का सेंस कैसा मानना है, एवरीथिंग के सेंस मानना है, अर्थात सारी चीजें आ जाए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्लियर हो गया होगा, आप समझ लीजिए इसको। अब इसी तरीके से आपका एक एग्जाम्पल मैं और दे देना हूं किसी वर्ड का। देयर इज नन, देयर इज नन, या नोबडी लिख देता। अब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट कैन हेल्प मी। देयर इज नन दैट कैन हेल्प मी, कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सकता हो, अर्थात कोई नहीं का मतलब जितने भी है, नो वन, कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सकता हो। तो यहाँ पर नन आ गया, और यहाँ पर आप यदि हु या विच लगाते तो कैसा हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि नन की वजह से आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, दैट। इसी तरीके से एक सेंटेंस और मैं लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिएगा एक सेंटेंस और लिखा जाए, she is one of the most beautiful girls that are sitting here। अब आप नोटिस करें इस सेंटेंस को कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट आर सिटिंग हियर। अब आपकी यदि मैं यहाँ पर एरर की बात करूँ, बाय द वे इस तरीके से आपका आता है ए ऑप्शन, ये बी, और बाकी ये सी हो जाएगा, और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नो एरर। इस तरीके से एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चंस। अब आप नोटिस करिएगा, काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर गर्ल्स में एस लगा हुआ है इस वर्ड में, तो गर्ल में एस क्यों लगा हुआ है। तो आप एक इसमें कई चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि आप ऐसे समझिएगा कि सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, कभी भी वन ऑफ आता है, कभी भी आफ्टर वन ऑफ इफ नाउन और प्रोनाउन कम्स इट इज ऑलवेज यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। तो ये नोटिस कर लीजिएगा कि कभी भी वन ऑफ के बाद, कभी भी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है वो हमेशा काउंटेबल होगा और कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये नोटिस करनी है, दिमाग में रखनी है बात। तो सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, यदि मैं यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देता तो भी सही था। वह है और एक और ऑफ मीन्स में से हो गया, लंबे सेंटेंस होते तो आप एक एक वर्ड का अर्थ निकाल सकते हो। तो किन में से है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, सबसे सुंदर लड़कियों में से वो है एक है। भाई एक यदि किसी चीज में से डिवाइड करते हैं कि उनमें से एक ऐसा है, तो उनकी संख्या कैसे होनी चाहिए, कम से कम प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि एक में से तो एक होगा नहीं। तो यहाँ पर कैसा है कि सबसे सुंदर लड़कियों में से सबसे ज़्यादा जो सुंदर गर्ल्स हैं उनमें से वो है एक है। और कैसी लड़की है वो, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दे तो भी सही था, बट मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन को चेक कर चुकी। तो यहाँ पर दैट आर सिटिंग हियर, जो यहाँ बैठी हुई है, तो दैट जो आपका आया है यहाँ पर यदि मैं हु लिख देता तो ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि दैट का मैंने कहा था कि दैट का यूज कब करना है आपको, जब किसी सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है, ऑल आता है, ओनली आता है, नन आता है, ऐसे वर्ड। और यहाँ पे द मोस्ट लिखा हुआ तो ये कैसा है आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया ये, इसलिए। और इसके बाद नाउन प्लूरल में क्यों आया, क्योंकि वन ऑफ लिखा हुआ है, इतना क्लियर है। और इसके ठीक पहले ये वर्ड आया तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट का जैसा नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो यहाँ पर आपका ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर दैट के बाद ये वर्ब कैसे आई है, प्लूरल। जो लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, तो ये सारा चीज़ है। तो इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल को भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलेगा, इस तरीके की अक्सर एग्जाम में आए हैं, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें। अब आप और थोड़ा सा स्पेशल में कुछ बता दूँ, इसमें याद रखिएगा कभी भी
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको एंड या बट का इस्तेमाल नहीं करना है, ये दिमाग में रखिएगा। यदि मैं कह दूं कि ही इज अ बॉय एंड हु इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर नोटिस क्या करना है, हु लिखा हुआ है, हु इज, तो ही इज अ बॉय एंड हु इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कंजंक्शन दूसरा नहीं आता, तो किसकी एरर है आपकी, इसकी। और या तो आप इसको हटाओ या इसको हटाओ, क्योंकि दो चीज़ों से जोड़ते हो आप, तो आप कह सकते हो कैसा है, बहुत ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार है, लेकिन आप यहाँ पर कंजंक्शन को नहीं लिखोगे तो ये कैसा हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एक तरीका तो आपका ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है, एक ही चीज़ हो गई। दूसरा, जब किसी सेंटेंस में माना कि, समझिएगा इसको, जब किसी सेंटेंस में एक लिविंग आ जाए एक नॉन लिविंग आ जाए, माना कि दो ऐसे नाउन्स आते हैं, एक नॉन लिविंग है एक लिविंग है, अर्थात एक चाहे वो जंतु जानवर भी हो जिसमें विच आता है, और एक आपका लिविंग है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है। यदि दोनों आ जाते हैं एंड से जुड़े हैं तो उनके लिए फिर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, रिलेटिव, क्योंकि वो कह रहा है विच लगाइए, कोई जंतु जानवर या नॉन लिविंग चीज़ आती है, और इंसान आता तो वो उसके लिए हु आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब एक से अधिक जब दो नाउन्स आपके एंड से जुड़े हैं जिसमें से एक सजीव है अर्थात एक इंसान है, एक नॉन लिविंग या पशु पक्षी में से कोई एक है, और उनके लिए सिंगल रिलेटिव प्रोनाउन आता है कोई, तो वो दैट होता है। जैसे आपका अ बॉय एंड अ डॉग, दैट एंटर्ड, एंटर्ड के बाद इंटू नहीं आता जब फिजिकली मूवमेंट होता है प्रवेश होता है। अ बॉय एंड अ डॉग दैट एंटर्ड द टेम्पल वर caught by the पुलिस। ये थोड़ा सा यहाँ लिखिएगा, बाय द पुलिस, ये लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा, अ बॉय एंड अ डॉग। अब बॉय अकेला होता तो आप हु लगा देते, दैट भी कॉमन था, दैट भी चल जाता, और यदि आपका डॉग अकेला होता तो आप विच लगाते या दैट लगाते। लेकिन यहाँ पर चूंकि नाउन कैसे हैं, दो आ गए, एक जो ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, और एक पशु पक्षी में से, पशुओं में से आ गया, तो ये कहता कि मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग विच आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हु आना चाहिए। तो इस तरीके का आप नियम मान लीजिए कि दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है, यहाँ पर दैट ही आएगा। आप सोचेंगे कि विच बाद में, डॉग बाद में लिखा हो तो यहाँ विच लगा लो, या कोई बंदा ऐसा सोचे कि नहीं बॉय लिखा हुआ है इसको ज़्यादा प्रेफर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक से अधिक दो नाउन सिंगुलर या प्लूरल भी होते हैं, जो भी हैं, यदि वो एंड से जुड़े हैं जिसमें से एक लिविंग और नॉन लिविंग है, या एक इंसान या दूसरा पशु पक्षी भी हो सकता है नॉन लिविंग के स्थान पर, और उनके लिए जब अगला रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो कैसा होना चाहिए, हमेशा दैट का ही इस्तेमाल करेगा। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, अ बॉय एंड अ डॉग दैट एंटर्ड द टेम्पल वर कॉट बाय द पुलिस। क्लियर है ये? तो ये आपको नोटिस करनी है कि इसमें भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन गलती से दूसरा ना लिखना पड़े, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरीके से आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन में आपका बट भी कंजंक्शन के अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका, कौन सा, वर्ड बट। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का। तो इसका अर्थ भी क्या निकलेगा, जो, बट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तब, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जैसे मैं कह दूं देयर इज देयर वॉज नन बट वैट, लिखा है वैट लिखा हुआ टी है। देयर वॉज नन बट वैट,
तो यहाँ बट का अर्थ क्या है, ये है आपका जो, अर्थात कोई नहीं था जो रोया ना हो। इसको यदि मैं दूसरे सेंटेंस में कहूँ तो देयर वॉज नन हु, या दैट भी लिख सकते हो, हु डिड नॉट वीप। इतने का आपका सेंस ये है, अर्थात ये भी किस सेंस में है आपका, विच भी कह सकते हो, निर्जीव नॉलेजेबल थिंग्स होती है आपकी, तो बट का मतलब विच भी मान लिया जाएगा। देयर वॉज नन, कोई नहीं था जो रोया ना हो। तो ये है जो यहाँ पर सॉरी, यदि आपका नेगेटिव, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो ये है आपका, तो यहाँ पर चूंकि नन बट भी होता है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपने सर अभी बताया था कि नन है और यहाँ पर दैट आना चाहिए। तो यहाँ पर एक नन के साथ तुरंत कोई वर्ड आता है तो बट भी होता है, नन बट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि इसका अर्थ ये है, अर्थात हु या दैट डिड नॉट वीप, अर्थात ऐसा कोई नहीं था जो रोया ना हो। अर्थात एक लाइन में उस तरीके से कहा जाए, सिंपल तरीके से, अर्थात एवरीबडी वेप्ट, प्रत्येक कोई रोया। तो एक तरीका आपका ये है। तो इस तरीके से रिलेटेड प्रोनाउन का बल्कि प्रोनाउन के बारे में मैंने काफ़ी बताया है। और एक प्रोनाउन और भी इसमें एक है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल नहीं बल्कि एक प्रोनाउन आपका ये हो गया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बल्कि ये आपका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसको हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन भी बोला जाता है, ये है। तो यहाँ पर आपका दोनों के नाम में अंतर है लेकिन वर्ड आपके सेम है। जैसे मैं कह दूँ, पहले तो आपको मैं वर्ड लिखता हूँ ब्रैकेट में, है वो कौन कौन से टाइप से आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ये थोड़ा समझ लीजिएगा, प्रोनाउन लिखा हुआ है, माई सेल्फ, herself, yourself, himself, herself, itself and themselves। ये आपके 7 प्रकार है, आपके 7 टाइप्स हैं। इनको क्या बोलते हो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हो और इम्फेटिव प्रोनाउन बोलते हो। अब आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि वर्ड सेम है, इसके 2 नाम हैं और दोनों नामों के तरीके से आप यूज़ करोगे तो अर्थ में अंतर आ जाएगा, मीनिंग में अंतर आ जाएगा। यदि आप गौर करिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनको आपको गौर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव, इम्फेटिव मीन्स होता है किसी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, एम्फेसाइज किया जाए, अर्थात जोर डालने वाले, किसी चीज़ पर प्रेशर डालने वाले, उनको बोलते हैं इम्फेटिव। और रिफ्लेक्सिव निजवाचक कह सकते हो आप। तो इस तरीके से आपके ये हैं। अब इनका यदि सारे वर्ड्स का यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करना है, सारे वर्ड्स जितने भी लिखे हुए हैं, तो आप इनका अर्थ कहेंगे खुद को या स्वयं को, खुद को या स्वयं को, एक ही चीज़ है, ये हिंदी में सेम है। जब इनका यूज किस रूप में होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, खुद को या स्वयं को। जैसा सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई लिखा तो उसके लिए माई सेल्फ हो जाएगा। और यदि सारे वर्ड्स जो लिखे हुए 7 इनका यूज इम्फेटिक सेंस में करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन के, तो इनके रूप में इनका मीनिंग हो जाएगा खुद या स्वयं। ये आपको दिमाग में रखना है, क्लियर। तो ये तो अंतर बता दिया। और दूसरा अंतर बताओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद, जैसे वर्ब आती है तो वर्ब के बाद ही आते हैं ये, तो कब क्या कहलाएंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। यहाँ से रिफ्लेक्सिव से मतलब है,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद कुछ ऐसी क्रियाएं मैं लिखा दूंगा, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है यदि कोई, तो वो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आपको इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना है। वो वर्ब अभी लिखा दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा। इसके अलावा तो इनका ओवरऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इन सारे वर्ड्स का यूज कहाँ पर करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अर्थात वर्ब के बाद इनका प्लेसमेंट होगा। क्लियर। और यदि सारे वर्ड्स का अर्थ खुद या स्वयं के रूप में होता है, अर्थात इंफेक्टिव प्रोनाउन के रूप में होता है, तो सारे वर्ड्स को हम लोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंफेक्टिव प्रोनाउन होगा, इसके बाद वर्ब आएगी। अर्थात इनका यूज इंफेक्टिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो वर्ब के पहले आएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद, अर्थात दोनों के बीच में। और यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यही वर्ड्स आते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएंगे। क्लियर। और जो मैं वर्ब लिखाने जा रहा हूँ उनके बाद एक रूल होता है, और किसी भी वर्ब के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्ब लिखाने जा रहा हूँ मैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इनकेस ऑब्जेक्ट ना हो तो आप जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर कीजिएगा, यही आपका रूल होता है। अब आप देखिए, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको। अब आप यहाँ देखो, तो मैं पहले तो दोनों का रिफ्लेक्सिव और इंफेक्टिव का एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे ही चीटेड हिमसेल्फ, ये लिखा हुआ, और ही वेंट देयर, ही हिमसेल्फ वेंट देयर, ये लिखा है। ही हिमसेल्फ वेंट देयर और ही चीटेड माई सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, तो ही के अकॉर्डिंग आपका ये वर्ड यहाँ आ गया हिमसेल्फ, और ही के अकॉर्डिंग ये भी आया। लेकिन इसका प्लेसमेंट कहाँ है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आया, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। और यदि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और यदि ही के तुरंत बाद आ गया, ही के तुरंत बाद अर्थात ये सब्जेक्ट वर्ब के पहले आ गया, तो इसका अर्थ हो गया खुद या स्वयं, और इसका अर्थ क्या है, खुद को या स्वयं को। ये तो हिंदी में आपके सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर उसने कहा कि उसने धोखा दिया, तो कैसा, खुद को चीट किया, खुद को ठगा या धोखा दिया, तो इसका अर्थ खुद को, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल है। और ही हिमसेल्फ वेंट देयर हुआ है, खुद को वहां गया कि खुद वहां गया, खुद वहां गया, अर्थात ये जोड़ दे रहा है कि वह खुद वहां गया, स्वयं वहां गया। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले, अर्थात ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये इंफेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। मुझे लगता है ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपका कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। क्लियर है। अब आप अगली चीज और ध्यान दीजिएगा, ये इतना समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका एक रूल और बचा हुआ, तो ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। अब इस पर मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यह है, तो कुछ स्लेजेस को, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर किया जाना चाहिए, और जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट 4-7 जो लिखे हुए इन्हीं में से कोई ना कोई होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो वो वर्ब कौन कौन सी हैं, जैसे आप नोटिस कर लीजिए, जैसे प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, अम्यूज हो गया, ये एब्सेंट लिखा हुआ थोड़ा सा समझ लीजिए, एब्सेंट, अम्यूज, इंजॉय, एडेप्ट, समझिएगा ADAPT लिखा है यहाँ पे, ओ नहीं लिखा है, ना ई लिखा है। एडेप्ट मीन्स अनुकूलन करना होता है, अपने अनुरूप किसी चीज़ को बना लेना, या किसी चीज़ के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना या बना लेना, एडेप्ट होता है। समायोजन करना या अनुकूलन करना भी कह सकते हो, एडेप्ट लिखा है। इसके अलावा काफ़ी वर्ड्स हो गए हैं, और ले भी होता है, ले मीन्स लिटाना या डालना होता है। प्रोस्ट्रेट एक वर्ड होता है,
प्रोस्ट्रेट का मतलब अभिवादन करना होता है, झुक करके प्रणाम करना या झुक करके सलामी या नमस्कार करना होता है, जैसे झुक करके करते हैं। वो प्रोस्ट्रेट होता है वर्ड। और चीट भी एक वर्ड है आपका। बी फूल भी आपका हो गया, बी फूल या चीट सिनोनिम से आपके। और इंट्रोड्यूस भी होता है एक वर्ड। तो ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं आपके जिनके बाद क्या है, कोई ना कोई ये राष्ट्रीय वर्ग है, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इनकेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, और सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इन वर्ग के बाद जनरली तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनके बाद जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट साथ जो वर्ड लिखा है उनमें से कोई ना कोई होगा, उसी के अकॉर्डिंग सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। क्लियर है? एडेप्ट बता ही दिया, एब्सेंट प्रेजेंट ये है। और आपका एक दो वर्ड और भी हैं, जैसे कह दिया जाए आपका एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और कुछ वर्ड है ज़्यादातर मैंने लिख रखी है दिमाग में रहे तो ये आपका ठीक है। तो इनके बाद आपको दिमाग में ये रखना है। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। अवेंज और रिवेंज दो वर्ड में और चर्चा करता तो ये भी होती हैं। अवेंज, अवेंज लिखा है, और रिवेंज, ये भी आपकी वर्ड आपकी हो सकती हैं इन्हीं के अंतर्गत। तो बदला लेना होता है। अवेंज का मतलब दूसरे का बदला लेना, और रिवेंज का मतलब होता है खुद का बदला लेना होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक्विट भी एक वर्ड होता है, AQUIT, तो उसका मतलब होता है और छोड़ देना, स्वतः कोई चीज़ को त्याग कर देना। तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिमाग में रखना है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है इसको भी जोड़ सकते हो आप, दो वर्ड लिखी। अब आप देखिएगा, जैसे मैं कह दूँ कि दे enjoyed the party। अब आपको यहाँ नोटिस करना है कि आने वाला पार्टी लिखा हुआ है और सेकंड आपका लिखा है दे enjoyed at the party। अब आपको ये चीज नोटिस करनी है, दे enjoyed the party और दे enjoyed at the party। अब इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब ये तीसरा वर्ड यहाँ भी आया, सेम यहाँ है, बस इसमें एट लगा हुआ जाता। तो एक सेंटेंस इसमें आपका सही है, एक रॉन्ग है, आपका गलत है। अर्थात अब कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब को हमने ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज करा है? कहने का मतलब इसके बाद कोई वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट माने या इसको ऑब्जेक्ट माने या इसको ऑब्जेक्ट माने, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी क्रिया का, किसी भी मेन वर्ब का ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव होना ये डिपेंड करता है कि जनरली उसके बाद ऑब्जेक्ट आया या नहीं आया। लेकिन बुक्स में काफ़ी जगह इस तरीके से नहीं समझाया गया कि किसी भी मेन वर्ब का ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव होना इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उस वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है या नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट वो है कि नहीं, हर तीसरा चौथा वर्ड ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो आपको कैसे डिसाइड करना कि किसी भी, कोई भी आपकी मेन वर्ब होती है उसके साथ क्वेश्चन करिए आप, क्या या किसे। ये दो क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, क्या या किसे। ये क्वेश्चंस आप किसी भी मेन वर्ब के साथ करिएगा, और इन एक का, किसी एक का या दोनों का यदि कोई सही रिप्लाई देने वाला कोई भी वर्ड होता है, एक या दो हो सकते हैं उस वर्ब के बाद आने वाले, यदि सही रिप्लाई करता है, सही आंसर देता है ऐसा क्वेश्चन करने पर, तो वो वर्ड आपका या वे शब्द आपके उस क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होंगे। और दूसरी बात, ज़्यादातर आपकी जितनी भी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं तो ज़्यादातर में यही होता है कि इनके तुरंत बाद एक्टिव वॉइस में का यूज़ किया गया है, तो इनके बाद तुरंत प्रपोजिशन नहीं आता। एक मोटा मोटा आइडिया आप ऐसा लगा सकते हो कि किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, किसी भी मेन वर्ब के बाद यदि आने वाला वर्ड कोई है उसके पहले प्रपोजिशन लिखा हुआ है तो एक्टिव वॉइस में वो जनरली ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होती है। तो ये इतना और समझ लीजिए तो आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि दे एंजॉयड द पार्टी, तो उन्होंने आनंद लिया या मजा लिया या आनंद उठाया, तो किस चीज़ का, क्या या किसे। तो क्या का जवाब दे रहे हैं, तो अर्थात ये ऑब्जेक्ट आ गया, अर्थात यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा मान लिया जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
और दूसरा कह दिया जाए कि दे एंजॉयड एट द पार्टी, उन्होंने आनंद लिया या आनंद उठाया या मजा लिया, जो भी कह लीजिए, लेकिन एट द पार्टी, एट मीन्स में होता है या पर होता है, तो उन्होंने पार्टी में आनंद उठाया। तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आ गया और क्या का जवाब नहीं बल्कि पार्टी में आनंद लिया, तो ये पर्टिकुलर प्लेस को बता रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को। अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड नहीं आया, यहाँ पर यही वर्ड ऑब्जेक्ट था। क्यों? क्योंकि इसका जवाब दे रहा था, दूसरी बार प्रपोजिशन ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए themselves। क्लियर हो गया होगा? तो ये सब चीजें हैं। तो इसी तरीके से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक बस लास्ट एग्जांपल और बता दूंगा, तो ये इसको नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप क्लियर है? अब आप देखिएगा अगला एक लास्ट एग्जांपल है, जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड टू द एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दूसरा एग्जांपल है आपका सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द एसपी। अब आप यहां नोटिस कीजिए, पहले वाले को देखिए, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द एसपी, उसने परिचय दिया, तो किसको दिया? एसपी साहब को। और इसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आ गया, अर्थात ये ट्रांसटिव वर्ब के बाद तुरंत प्रपोजिशन आ जाता। मैंने रूल के हिसाब से लिखा है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऑब्जेक्ट ना मानिएगा, प्रपोजिशन आ गया। और इंट्रोड्यूस, अवेंज, रिवेंज जो मैंने वर्ब में लिखा है एब्सेंट प्रेजेंट, उसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आ गया, तो समझिए कि ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अर्थात सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? हरसेल्फ। उसने खुद का परिचय दिया, किसको दिया? टू मीन्स होता को या तक, टू के कई मीनिंग होते हैं। टू मीन्स को या तक होता है जब प्लेस आता है, और किसी को परिचय देता है तो को भी होता है, और तक यदि प्लेस होता है तो टू का मतलब के प्रति भी होता है, तमाम अर्थ इसके। तो फिलहाल यहाँ पे सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, उसने एसपी को परिचय दिया, लेकिन किसका दिया? कोई आता, यू आपका दिया, मेरा दिया, तो ऑब्जेक्ट आ जाता। नहीं आया तो अपने इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है? सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द एसपी, उसने मेरा परिचय दिया, तो किसका? मेरा परिचय दिया, किसको दिया? एसपी को। तो यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका ये सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। तो ये मैंने प्रोनाउन के चैप्टर को समझाने की कोशिश करी है, सारे रूल्स क्लियर कर दिए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्स में आते हैं इन रूल्स में से आ जाएंगे। तो आज की क्लास में ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके किसी अगले टॉपिक के साथ में आऊँगा। ओके।